हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आई हूं, जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। दोस्तों, मैं उसी तरह का क्वेश्चन लेकर आ रही हूं जिस तरह का क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को जो भी ट्रिक या बेसिक बताती हूँ उसको अच्छे से समझें तथा जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको अच्छे से कम समय में बना सकें। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर जो 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े थे? एक चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, यानी कि एक उम्मीदवार को 30%, कुल मत का 30% मिला और वो है जो 16,000 मतों से हार गया। तो कह रहा है कि मतदान में जो कुल कितने मत पड़े थे, जिसको हम लोग 100 मान के बना देते हैं। मान लिए कि कुल मत 100 पड़े थे, तो हारा हुआ उम्मीदवार को कितना पड़ा? 30%। हारने वाले को 30% पड़ा, तो जीतने वाला को कितना पड़ेगा? पड़ा होगा 70%। कुल मतों का कितना पड़ा होगा? 70%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है कि हारने वाला जो 30% मत लेकर कितना मतों से हार जाता है? 16,000 मतों से, यानी कि हारने वाला और जीतने वाला के मतों का अंतर कितना है? 16,000। यहाँ पे हम लोग कितना ला रहे हैं? 40। हारने वाला और जीतने वाले का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है? 40। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 16,000। तो इसका अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में 16,000 दिया हुआ, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 40। तो 16,000 का तुलना 40 से कर रहे हैं। अब क्या यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े थे? तो कुल हम लोग 100 में मान कर बना रहे हैं कि कुल मत 100 है, तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। अभी कट जाएगा 400 बार में, ये कितना आ गया? 400 बार में कटेगा, 4,000 नहीं होगा, तो 400 गुने 100 यानी कि 40,000। यानी कि जीतने वालों को कितना मत पड़ा? 40,000 मत पड़ा। ऑप्शन नंबर डी में 40,000 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40,000। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार की पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? कह रहा है एक मीनार के पाद से, यानी कि एक मीनार है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक मान लेते हैं ए जो है मीनार, उसके पाद यानी कि यहाँ पे इसके आधार से दो बिंदु है, एक ही रेखा पर दो बिंदु क्रमशः ए और बी दूरी पर है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की ए दूरी हो गई और ए यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं ओ बिंदु है। मीनार को ए बी मान लेते हैं, ए बी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। तो मीनार के पाद से यानी कि उसके आधार से एक बिंदु ए ओ है, जिसकी दूरी कितना है? ए, और एक है जो बिंदु मान लिए यहाँ पे पी है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? ए। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर दो बिंदु स्थित है। मान लिया कि पहला बिंदु ओ मान लिए ए दूरी पर, दूसरा बिंदु पी है कितना दूरी पर? पाद से बी दूरी पर। तो फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है? फिर आगे फिर और कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि दो बिंदुओं की मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि वहां पे जो दो बिंदु है वो दोनों का मीनार के चोटी से जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक कोण पहले हम लोग किसे कहते हैं वो जान लेंगे। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, तो उसको पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मीनार के यहाँ पे मीनार के चोटी से उन्नयन कोण दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण है जो एक दूसरे के पूरक है। मतलब कि मान ले ए थीटा डिग्री का कोण बना रहा है मीनार के चोटी से, तो ये कितना डिग्री का बनाएगा? क्योंकि पूरक कोण किसे को कहते हैं? जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री, यानी कि ये थीटा डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा डिग्री। यहाँ पे क्या निकाल मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग देखिए इसे यहाँ फिगर ड्रा कर लिए, अब निकाल लेंगे। यहाँ से मान लिया कि मीनार ए बी की ऊंचाई h हम लोग यहाँ पे मान लिए, तो अब h इससे tan थीटा बराबर लगाएंगे।
tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा पहले हम लोग P बिंदु के लिए लेते हैं, तो tan थीटा ले लिया। यहाँ पे कोण थीटा दिया हुआ है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो जाएगा h, आधार कितना हो जाएगा P बिंदु के लिए b। अब हम लोग लेते हैं O बिंदु के लिए। यहाँ पे tan कितना लगेगा, थीटा की जगह पर कितना है कोण का 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए लंब तो यही रहेगा h ही, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा P। O बिंदु के लिए आधार क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पे देखिए हम लोग tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। ये फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा, तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा को हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं। यहाँ इधर तो हो जाएगा h बाई a। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों को, tan थीटा इंटू cot थीटा। इधर कोट गुना किए तो इधर भी गुना हो जाएगा h बाई बी गुने h बाई a। और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cot थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह 1 बाई cot थीटा करेंगे तो यहाँ cot से cot कट जाएगा, तो एक ही बच जाएगा। इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इधर 1 हो गया, इधर क्या बच गया h स्क्वायर बाई ए बी। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए बी, तो h बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना आ गया अंडर रूट ए बी। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया हुआ अंडर रूट ए बी, इसलिए सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 9 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री बराबर कितना होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इंटू में दिया हुआ रहेगा और दो कोणों का मान 90 डिग्री रहेगा, तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो देखिए यहाँ tan 9 डिग्री है और tan 81 डिग्री मिलकर दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे tan 43 डिग्री और tan 47 डिग्री मिलकर कितना का 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और सब है जो गुना में है। तो इसका जब दो कोणों का यहाँ पे मान 90 डिग्री होता है और गुना में रहता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री दिया हुआ है, एक अकेला बच रहा है tan 60 डिग्री। तो tan 60 का मान हम लोग कितना जानते हैं, tan 60 का मान √3 होता है, तो 1 गुने हो जाएगा √3, यानी कि इसका मान आंसर आ जाएगा √3। यहाँ पे तो आंसर हम लोग आपको बता दिए, हमको पता था कि यहाँ पे जब गुना में रहता है और दो कोणों का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान 1 आता है। यहाँ पे tan 60 दिया था तो tan 60 का मान पुट कर दिए तो √3 आ गया। एक कैसे आता है ये आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए tan 9 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 81 डिग्री। ये तो tan 9 डिग्री ही नहीं, क्योंकि 90 में से 81 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब इसको tan 43 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 47 डिग्री, और tan 60 का मान तो √3 होता है तो √3 हो गया। और tan 47 को ऐसे ही रहने देते हैं tan 47, और tan 81 को भी ऐसे रहने देते हैं, तो tan 81 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला ऊपर बताए थे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे हुई 90 हो गया और 81 हो गया थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, यानी कि cot 81 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं cot 47 डिग्री। यहाँ पे √3 है तो √3, यहाँ पे tan 47 ये हो जाएगा tan 81। और ऊपर बताए थे कि cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा आ रहा है cot 81 डिग्री और tan 81 डिग्री, सॉरी यहाँ पे मिलेगा tan 81 डिग्री, ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए cot 47 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री, ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही रहेगा, और जो √3 इंटू में बच गया √3 गुना हो जाएगा। तो देखिए तो ये 4 गो कोण था वो गुना में था, तो उसका मान 1 ही आया। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 इसमें गुना हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा √3। 1 कैसे आता है जब गुना में रहता है और दो कोणों का मान होता है 90 डिग्री, तो 1 कैसे आता है आप लोगों को पता चल गया।
अब इस 60 यहाँ पे tan 60 दिया इसलिए इसका मान √3 ऐसे ही रहता गुना में, और tan 60 या tan 45 ये सब नहीं रहता। जब दो कोणों का मान योग करते 90 डिग्री आता तो उसका आंसर हो जाता कितना 1। यहाँ पे tan 60 दिया इसका मान इसलिए हो जाएगा √3 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी कार्य के 60/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? A किसी कार्य के कितना 60/10 भाग को कितना दिन में पूरा करता है? 15 दिन में पूरा करता है। और फिर जो शेष बचता है उसको B की सहायता से कितना दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। तो एक किसी कार्य के 60/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, तो शेष कार्य कितना बच गया? मान लीजिए शेष कार्य पूरा कार्य 1 होता है, तो एक कितना भाग किया? 60/10 भाग। बचा कितना? एक में से 60/10 भाग घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 3/10 भाग कार्य बच गया। तो 3/10 भाग कार्य जो बचता है वो A किसके साथ मिलकर करता है? B के साथ, यानी कि A और B मिलकर 3/10 कार्य कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। तो इसलिए एक कार्य यानी कि पूरा कार्य A और B मिलकर कितना दिन में कर लेगा? इसमें 4 से 3/10 भागा दे देंगे, 3 ऊपर नीचे रह जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 40/3 13 बराबर, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 13.1/3 दिन में शेष कार्य को A और B मिलकर कितना शेष कार्य को A और B मिलकर 4 दिन में करता है, और पूरे कार्य को A और B मिलकर कितना दिन में कर लेगा? 13.1/3 दिन में। ऑप्शन सी में 13.1/3 है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े का बहुलक 6 तथा माध्यिका 7 है तो माध्य ज्ञात करें। तो इसका एक बहुलक, माध्य और माध्यिका के संबंध का एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है? बहुलक का मान कितना 6 दिया हुआ, माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है? 7। किसका मान निकालने के लिए कह रहा है? माध्य का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। बहुलक कितना है? 6, माध्यिका कितना दिया हुआ है? 7। तो 3 गुने यहाँ पे 7 हो जाएगा। माध्य निकालने के लिए कह रहा है तो 2 गुने यहाँ पे माध्य से ही रह जाएंगे। अब 2 गुने माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 27 में से हम लोग 6, 21 में से 6 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? 15, यानी कि माध्य बराबर 15/2 की 7.5, यानी कि 7.5। माध्य कितना गया? 7.5। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। इस फॉर्मूला को क्या? माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर माध्य बराबर कितना आ गया? 7.5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अदिश समीकरण के x² - 6x + 3 के बराबर 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है जो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मान लिया कि मूल एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस, यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का योग बराबर है किसके? मूलों के गुणनफल के। तो यहाँ पे हम लोग को मैं बताई थी पहले वाला वीडियो में भी कि मूलों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/c, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? b/a होता है, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। यहाँ पे b क्या रहता है? b रहता है जो द्विघात समीकरण के x गुणांक रहता है, और a क्या रहता है? x² का गुणांक रहता है। c तो अचर पद रहता है, और a भी यहाँ पे a है तो a भी हो जाएगा x² का गुणांक। तो देखिए -b, तो x गुणांक यहाँ पे कितना है? -6। पहले से भी माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, यानी कि 6। a कितना है? a की जगह पे x² का गुणांक कितना है? k। और c कितना है? c यहाँ पे 3k है, ये हो जाएगा k। यहाँ पे k से k कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6। k का मान कितना आ गया? यहाँ पे k का मान 2 आ गया। ऑप्शन ए में 2 है,
ए, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर है। तो यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको हम लोग पहले हर का परमेयकरण करना आप लोग जानते होंगे, उसका कर लेंगे। इस तरह से ये बनेगा, इसका भी परमेयकरण कर लेंगे। तो ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस ए। इसका परमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला जो रहता है उसके अपोजिट चिन्ह से होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से। तो 1 माइनस कॉस ए हो गया, नीचे भी हो गया 1 माइनस कॉस ए। तो अब ए कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ए को 1 ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ये इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। कौन सा फॉर्मूला से, इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इधर इसका जब इधर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर ए है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जा रहा है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पे सॉरी, ए जो रूट है वो ए नहीं रहेगा। आप तो स्क्वायर से रूट है जो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है, इस तरह से नहीं दिया हुआ, इसको भी और सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको किस रूप में दिया हुआ, पहले अलग अलग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो यही रूप में ए भी इसी को हम लोग इस रूप में लिखे हैं। तो अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, और कॉस ए बटा साइन ए का मान कितना होता है, कॉट ए। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, और कॉस ए बटा साइन ए का बराबर होता है कॉट ए। देखिए इस रूप में आंसर दिया हुआ है, तो क्या आंसर आ गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में कोसेक ए माइनस कॉट ए है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई धनराशि है जो किस दर से, यहाँ पे दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि वो 8 वर्ष में 2900 रुपया, यहाँ पे क्या दिया 2900 रुपया हो जाती है, यानी कि मिश्रधन के 8 वर्ष में वो मूलधन और ब्याज मिला के 2900 रुपया हो जाती है, और 10 वर्ष में कितना हो जाती है, 3000 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इसका एक हम लोग ट्रिक बनाते हैं, पी प्लस कितना, पहले बड़ा वाला लेते हैं, 10 एसआई कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, और फिर पी प्लस 8 एसआई कितना दिया हुआ, 2900। अब हम लोग इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 एसआई बराबर कितना आ जाएगा, 100। एसआई बराबर कितना आ गया, 50, यानी कि इसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 50। यहाँ पे निकालने के लिए क्या कर रहा है, दर, तो पहले हम लोग को मूलधन निकालना पड़ जाएगा। तो मूलधन यहाँ पे पी, इस समीकरण से इससे देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, 3000 अब माइनस 10 एसआई इस साइड आएगा तो घट जाएगा, 10 गुने एसआई कितना आया हम लोग, 50 गुना कर दिए, और 3000 में से
500 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2500 रुपया मूलधन आ गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, दर, तो दर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो दर निकाल देंगे फॉर्मूला से, ब्याज कितना है एक वर्ष का, 50 गुने 100, मूलधन कितना लाए हैं 2500, समय 1 हो गया तो 1 0 से 1 0 कट गया, 25 दूना 50, दर कितना हो जाएगा 2%। 2% ऑप्शन डी में, इससे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है, इसका कुल भाग व 8% लाभ पर, कुल भाग नहीं कुछ भाग यहाँ पे होगा, कुछ भाग 8% लाभ पर तथा शेष भाग कितना 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 14% का लाभ प्राप्त हो तो 8% लाभ पर कितना चावल बेचा। इसको बेसिक से बनाएगा तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा, इसलिए इसका एक हम लोग ट्रिक बनाते हैं। कह रहा है कि इसका कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8% लाभ, एक साइड लिख लेते हैं कुछ भाग कितना पर बेचता है 18% लाभ, एक साइड लिख लेते हैं 18% लाभ, यहाँ पे 8 पर 18। जब एक कुछ भाग को 8% लाभ पे बेचता है, कुछ भाग को 18% लाभ पे बेचता है, जब वो दोनों का तुलना करता है तो कुछ जितना में खरीदा था उसको कुल मिलाकर जब तुलना करता है तो उसको 14% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 14 कर दिए बीच में। अब देखिए इसको इस साइड से घटा के इस साइड लिख देंगे, यहाँ से इसको घटा के इधर लिख देंगे, यानी कि 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो इसके सामने लिख लेंगे। और 8 में यहाँ पे 8 में से 14 नहीं जाएगा तो इसमें 14 में से ही 8 घटाएंगे, किसी इधर से घटा लीजिए तो इधर से घटा लीजिए, यहाँ पे माइनस में नहीं आता है, यहाँ से 8 में से 14 नहीं जाएगा तो 14 में से 8 घटा लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 4:6, इसको छोटा रूप में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3, यानी कि 8% लाभ और 18% लाभ पर बेचने का उसका मात्रा 2:3 में निकल गया। यहाँ पे कुल कितना चावल दिया हुआ है, उसके पास 1000 केजी है, 1000 केजी, हम लोग कितना लाए हैं यहाँ पे 3 और 2 5 केजी, तो कुल का तुलना कुल से कर लेंगे। निकालने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 8% लाभ पर कितना चावल बेचता है, तो 8% लाभ पर कितना बेचता है, यहाँ पे 2 रेशियो में आया इसलिए इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 8% लाभ पर जितना चावल बेचता है वो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 8% लाभ पर बेचा गया चावल। इसको काट लेंगे 5 दूना, ये कितना कट जाएगा 200 बार में, यानी कि कितना 400 केजी है जो व्यापारी 8% लाभ पर बेचता है। ऑप्शन ए में इसका है 400 केजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6:24 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का इसको एक मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोलेगा और कभी बोलेगा इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। देखिए दोनों तरह का क्वेश्चन मैं लाई हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। देखिए मध्य अनुपाती के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मध्य अनुपात, यानी कि यहाँ पे 3 अंक होगा तभी तो किस मध्य में आएगा, यानी कि ए हो गया, ए बी हो गया और ए यहाँ पे मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ पे सी, यानी कि मध्यानुपाती बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे ए और सी दिया हुआ है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती का, बी स्क्वायर बराबर ए सी से निकाल लीजिएगा। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी कैसे आता है, अनुपात, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर, तो 6 बट्टा बी मध्यानुपाती बी मध्य में है इसलिए 6 बट्टा बी बराबर हो जाएगा बी बट्टा 24, दोनों का अनुपात होता है जो बराबर होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ए की जगह पे 6 और बी सी के जगह पे 24, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कितना डायरेक्ट फॉर्मूला ले आते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर यहाँ पे बी निकालने के लिए करा तो बी वैसे रहेगा, यहाँ पे ए कितना 6 और सी कितना है 24 बी स्क्वायर। अब बी बराबर इसको तो गुना कर दीजिएगा 44 हो जाएगा, बी बराबर होगा √144, इसको वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसका मध्यानुपाती यानी कि बी कितना आ गया 12। ऑप्शन सी में इसका 12 है इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम टू सेम, थोड़ा इसमें तृतीय अनुपाती सिर्फ बोल रहा है, जिसको भी हम लोग बी स्क्वायर ए सी पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर
यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, निकालने के लिए क्या कह रहा है, सी है, तृतीय अनुपाती मैंने सी निकालने के लिए कह रहा है। तो बी कितना दिया है 24, यहाँ पे हो जाएगा 24 गुने 24, ए कितना है 18 और सी क्या कर रहा है निकालने के लिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे काट लेंगे, 8 6 बार में कटेगा, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, ये 8 बार में 8 तिया 24 कट जाएगा। तो सी बराबर कितना आ गया 4 गुने 8 32। देख इस तरह से जब तृतीय अनुपाती या मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहेगा तो एक फॉर्मूला लगाइएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहेगा तो सी निकलेगा, सी का मान, और मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहेगा तो बी का मान निकलेगा। यहाँ पे तृतीय अनुपाती कह रहा था तो सी का मान हम लोग निकालें, कितना आया 32 आया। तो इसका ऑप्शन डी में 32 है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज का लास्ट प्रश्न।